हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज मालविया अरावली पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक और स्वागत अभिनंदन करता हूं, जहां पर आपको मिलने वाले हैं कक्षा 9, 10, 11, 12 के संपूर्ण वीडियो लेक्चर। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़ जाइए ताकि आपको निरंतर ऐसी ही क्लासें मिलती रहे। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे कक्षा 10 के विज्ञान विषय के बारे में, जहाँ पर हमने अपने जो अलैंगिक जनन वाला जो पोर्शन है, जीवों में जनन वाला जो अपन टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें जो अलैंगिक जनन वाला है वो हमने पूरा पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं लैंगिक प्रजनन बारे में। तो इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो जल्दी से देखिए आप। सबसे पहले है जीवों में जनन किस प्रकार से होता है। तो हमने पढ़ा था कि जनन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सजीव क्या करते हैं, अपने ही जैसे जीव का निर्माण करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी है। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक जीव होता है वही अपने जैसे जीव का निर्माण करता है, इसमें युग्मक नहीं बनते हैं, अपने ही समान जीव का निर्माण करता है। यह सतत गुणन के लिए बहुत उपयोगी है और यह निम्न वर्ग के जीवों में होती है। उसके बाद है अलैंगिक जनन की विधियां पढ़ी थी, जिसमें सबसे पहले हमने विखंडन पढ़ा था। विखंडन में पहला हमने पढ़ा था द्विखंडन, और उसमें हमने अमीबा तथा उसके बाद में है लेशमिनिया जीव के बारे में पढ़ लिया था। ये था लेशमिनिया जीव के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद हमने बहुखंडन का पढ़ा। बहुखंडन में हमने किसके बारे में पढ़ा, प्लाज्मोडियम में होने वाले बहुखंडन के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा खंडन, जिसमें हमने स्पाइरोगैरा में होने वाले खंडन को पढ़ा। खंडन में क्या होता है कि एक जीव होता है वो बीच में से टूट के दो नए जीवों में बन जाता है। उसके बाद है पुनरुद्भवन पढ़ा, किसी कारणवश से जीव के टुकड़े हो जाते हैं, प्रत्येक टुकड़े से क्या बनता है, नया जीव बन जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा मुकुलन, किसमें पढ़ा था, हाइड्रा और ईस्ट में। मुकुलन में क्या होता है, जीव के ऊपर एक छोटा सा उभार आ जाता है और उसके बाद क्या हो जाता है, पूरा नया जीव बन जाता है। बीजाणु समासंग हमने पढ़ लिया था। उसके बाद कायिक प्रवर्धन पढ़ा था। क्या होता है कायिक प्रवर्धन, कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जड़, तना, पत्ती आदि से क्या होता है, पूरे नए जीव का निर्माण हो जाता है, वो क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन की विधियां पढ़ी थी, प्राकृतिक विधियां। उसके बाद कृत्रिम विधियां अपने पढ़ी थी, जिसमें क्या पढ़ा था, रोपण पढ़ा था, कर्तन पढ़ा था, लेयरिंग पढ़ा था। उत्तक संवर्धन क्या होता है, उत्तक संवर्धन के कृत्रिम माध्यम में रखकर क्या होते हैं, पौधे को उगाया जाता है। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं लैंगिक प्रजनन के बारे में। तो अलैंगिक वाला जो चैप्टर है या पोर्शन है वो हमने पूरा कर लिया। अब जो जीवों में जनन है वो कैसा पढ़ेंगे, लैंगिक प्रजनन। क्या होता है लैंगिक प्रजनन में, कि इसमें क्या होगा, एक तो होगा नर और एक होगा मादा। आपस में दोनों मिलकर क्या करेंगे, नए जीव का निर्माण कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, लैंगिक जनन होगा। तो ये देखो, अपन मानव में लैंगिक जनन वाला ये देखते हैं, वैसे पुष्पों में भी होता है लैंगिक जनन। तो इसमें क्या होगा कि ये तो है मादा युग्मक, जो क्या कहलाता है, अंडाणु या एग। उसके बाद है ये क्या है, नर युग्मक, जो स्पर्म या शुक्राणु है। ये इस प्रकार की संरचना है, ये क्या है, स्पर्म। और ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो दोनों में क्या होगी, निषेचन या फर्टिलाइजेशन होगा और एक संरचना का निर्माण होगा, वो क्या कहलाएगी, जायगोट। क्या बोलाएगी, जायगोट। जो एक कोशिका की संरचना बनती है वो क्या कहलाती है, जायगोट। और इसी जायगोट में क्या होगी, धीरे धीरे वृद्धि होगी और नए जीव का निर्माण हो जाएगा। तो लैंगिक जनन में हमने जो अपने परिभाषा पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था, कि इसमें दो जीव आपस में मिलकर नए जीव को उत्पन्न करते हैं। पैदा होने वाले जीव में क्या होगी, विभिन्नताएं होगी। उसमें क्या होता है, नर युग्मक होता है, मादा युग्मक होता है। उसके बाद निषेचन की प्रक्रिया होगी और उसके बाद नए जीव का निर्माण होगा। तो लैंगिक जनन में क्या होगा, लैंगिक प्रजनन नर व मादा युग्मक के मिलने से होता है। ये जैसे ये अंडाणु है, ये क्या है, मादा युग्मक, ये क्या है, शुक्राणु, ये क्या है, नर युग्मक। दोनों आपस में मिल के क्या बन गया, जायगोट। उसके बाद नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। निषेचन या फर्टिलाइजेशन क्या होगा, ये जैसे नर युग्मक है शुक्राणु या स्पर्म, और ये क्या है, मादा युग्मक अंडाणु या एग। ये आपस में देखो यहाँ पर मिल गए और ये क्या कहलाया, निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाया। और इस निषेचन के फलस्वरूप क्या होगी, एक कोशिकीय संरचना, जायगोट का निर्माण।
होगा और यही जायगोट आके जाके क्या होगा, पूरे भ्रूण के रूप में और नए जीव के रूप में विकसित हो जाएगा। संतति में विभिन्नताएं उत्पन्न होगी। विभिन्नता क्यों उत्पन्न होगी कि थोड़े किससे आगे गुण पिताजी से आगे, थोड़े किससे आगे माताजी से आगे, तो जो माता और पिता दोनों के गुण बच्चे में आ जाते हैं, जिसके कारण जो जीव पैदा होता है उसमें क्या होती है, विभिन्नताएं होती है। अब लैंगिक जनन में सबसे पहले हम पुष्पों में लैंगिक जनन को पढ़ेंगे। तो पुष्प होते हैं उसमें क्या होते हैं, लैंगिक जनन होता है। तो फूल या पुष्प होता है वो पौधे का जनन अंग होता है। पौधे में जनन वाला भाग कौन सा होता है, उसका पुष्प। तो सबसे पहले आप पुष्प की संरचना देखो तो पुष्प की मुख्य संरचनाओं के मुख्य भाग क्या होते हैं, पहला है बाह्य दल, उसके बाद है पंखुड़ियां, उसके बाद है स्त्री केसर और ये है पुंकेसर। तो स्त्री केसर है, देखो स्त्री में स्त्री, तो ये क्या है, मादा युग्मक, इसमें क्या होता है, मादा युग्मक होता है। पुंकेसर, पू से पुल्लिंग याद रखना, पुंकेसर क्या है, नर युग्मक है। तो ये है पुष्प की संरचना। अब ये पुष्प के ये जो बाहर वाला भाग है, ये हरा वाला जो पंखुड़ियां वगैरह होती है वो क्या कहलाता है, बाह्य दल, और उसके चारों तरफ ये पंखुड़ियां होती है, ये क्या है, पंखुड़ियां। और इसमें ये देखो ये क्या है, स्त्री केसर वाला भाग, ये जो पूरा भाग है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला क्या है, स्त्री केसर। क्या है, स्त्री केसर। और इस स्त्री केसर के भी 3 भाग है, एक ये ऊपर वाला भाग है ये वर्तिकाग्र, उसके बाद है ये वाला भाग वर्तिका, और ये जो नीचे वाला ये अंडीनुमा संरचना ये क्या कहलाती है, अंडाशय कहलाती है। और उसके पास में आप ये देखोगे कि इसके पास में ये जो सारी संरचनाएं कहलाती है, ये जो संरचना है ये क्या है, ये जो संरचना है ये पास वाली ये क्या है, पुंकेसर या पुरुष जननांग है। इसमें ये ऊपर वाला जो भाग है ये वाला सीरा ये क्या कहलाएगा, परागकोश। और इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे कण, जिसको क्या बोलते हैं, पराग कण बोलते हैं। और ये वाले भाग है ये क्या कहलाते हैं, तंतु कहलाते हैं। तो पुष्प के मुख्य भाग कौन कौन से होंगे, बाह्य दल, पंखुड़ियां, पुंकेसर, स्त्री केसर। स्त्री केसर क्या है, इसमें मादा जननांग। पुंकेसर क्या है, नर जननांग। उसके भाग क्या है, स्त्री केसर के भाग क्या है, वर्तिकाग्र सबसे ऊपर वाला, यही क्या करता है, परागकण को खींचता है। उसके बाद है वर्तिका, ये बीच वाला भाग, और उसके बाद है अंडाशय। पुंकेसर में क्या होगा, ऊपर वाला ये भाग ये परागकण, और ये क्या कहलाएगा, तंतु कहलाएगा। अब जो पुष्प होते हैं या फूल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2। एक होता है एक लिंगी, एक होता है उभय लिंगी। अब ये देखो ये जो पुष्प बना हुआ है ये कैसा है, उभय लिंगी है। कैसा है, उभय लिंगी। इसमें नर जननांग व मादा जननांग दोनों, ये देखो ये मादा जननांग भी इसमें है और ये नर जननांग पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों है। तो इसमें कैसा, उभय मतलब दोनों, और लिंग जिसमें दोनों नर जननांग और मादा जननांग दोनों है। और एक होते हैं एक लिंगी, जिसमें सिर्फ क्या होते हैं, या तो नर जननांग होंगे या मादा जननांग होंगे, दोनों में से सिर्फ एक होंगे। तो इस प्रकार जो पुष्प होते हैं उनको हम कितने भागों में बांटते हैं, फूलों के प्रकार। पहला है उभय लिंगी। उभय लिंगी पुष्प स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होते हैं। इसमें क्या होगे, पुंकेसर भी होगे और साथ साथ में स्त्री केसर भी होगे। ये देखो इसका उदाहरण है सरसों और गुड़हल का जो पुष्प होता है वो। ये जो सरसों का अपने फूल है इसमें देखो यहाँ पर स्त्री केसर भी होगे और पुंकेसर दोनों होगे। तो ये उभयलिंगी पुष्प कौन से होते हैं, जिसमें नर जननांग जो पुंकेसर है तथा मादा जननांग जो स्त्री केसर है दोनों साथ में एक ही पुष्प पर उपस्थित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उभयलिंगी पुष्प। उसके बाद है एक लिंगी पुष्प। इसमें क्या होगा, एक और लिंगी दोनों में से एक ही होगा। तो स्त्री केसर और पुंकेसर में से कोई एक ही जननांग उपस्थित होता है
उदाहरण के लिए पपीता और तरबूज। ये देखो अपन पपीता आपने देखा होगा कि एक के ऊपर तो पपीते लगते हैं और एक के ऊपर सिर्फ पुष्प होते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, जो बिना काम के होते हैं उसको अपन उखाड़ के भी फेंक देते हैं। लेकिन जो ये क्या है, नर जन्नांग और मादा जन्नांग वाले दो अलग अलग होते हैं। कुछ पपीते होते हैं वो कैसे होते हैं, नर, और कुछ होते हैं मादा। तो उसके जो इसके पुष्प है इसके अंदर देखना, मादा वाले में तो ये इस प्रकार की संरचना है और ये नर है, इसमें ये देखो परागकण वगैरह है। तब ये पुष्प ये जो हो गए, ये क्या हो गए, दोनों अलग अलग पुष्प हो गए और उसमें एक क्या होगा, नर होगा और एक मादा वाला होगा। तब अब दोनों पास में नहीं है तो इसमें क्या होगा, जनन कैसे होगा, परागण कैसे होगा। तो जो मधुमक्खियां होती है, जल होती है, वायु होती है, इसके द्वारा क्या होगा कि ये कण, ये जो नर जन्नांग वगैरह ये उड़कर किस पे आ जाएंगे, इसके ऊपर आ जाएंगे और फिर इसमें क्या हो जाएगा, निषेचन होगा और जनन की प्रक्रिया होगी। और उभयलिंगी में तो सीधा क्या होगा, दोनों एक ही जगह पर उपस्थित है तो दोनों में क्या होगा, एक परागकण किस पे चले जाएंगे, उस पे वर्तिकाग्र पर चले जाएंगे और निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी। अब पुष्प में जनन किस प्रकार से होगा वो अच्छे से आगे पढ़ते हैं। तो कितने हो गए पुष्प के प्रकार, दो, उभयलिंगी और एक लिंगी है। उदाहरण आप याद रखना, पपीता और तरबूज। अब बीज निर्माण की प्रक्रिया, बीज है वो बनेगा कैसे, जो पुष्प होता है उसी से क्या बनेगा, बीज, और बीज से क्या बनेगा, पूरा पौधा, अपने नया पौधा बनता है। तो बीज बनेगा कैसे वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप इस चित्र को देखिए, अपन ने जो पुष्प की संरचना देखी थी उसमें क्या था, स्त्री केसर था, पुंकेसर था। तो यहाँ पर हम दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग बाहर निकाल देंगे। ये देखो पुष्प है, पुष्प के बीच ये स्त्री केसर और ये पुंकेसर। तो स्त्री केसर वाला ये पूरा भाग ये यहाँ पर आ गया, देखो, ठीक है। अब स्त्री केसर वाले सबसे ये ऊपर वाला भाग है, ये क्या कहलाएगा, वर्तिकाग्र। क्या कहलाएगा, वर्तिकाग्र। और इस वर्तिकाग्र पर क्या होता है, एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है जो इसके चारों तरफ ऐसे फैला हुआ होता है। अब वर्तिकाग्र है और इसके नीचे वाला ये भाग क्या कहलाएगा, वर्तिकाग्र, और ये क्या कहलाएगा, अंडाशय। ये जो भी ये वाला भाग है ये क्या होगा, अंडाशय होगा। ये देखो स्त्री केसर निकाला हुआ ये यहाँ से, ये वाला भाग वर्तिकाग्र और अंडाशय। अब पुंकेसर या पुमंग को आप देखोगे कि इसके ये वाला भाग है, ये तो क्या कहलाएगा, तंतु, और ये क्या कहलाएगा, परागकोश। इस परागकोश को आप जब खोलोगे इसके ऊपर ये देखो छोटे छोटे ये दाने हैं, ये क्या कहलाते हैं, परागकण। क्या कहलाते हैं, परागकण। तो ये परागकण हो गए, वो क्या करेंगे, इस पुंकेसर से उड़ के कहां पर जाएंगे, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर चले जाएंगे। यहां से उड़ के यहां पर आएंगे और यहां पर किसके माध्यम से आएंगे, या तो मधुमक्खियों के द्वारा, मधुमक्खी एक फूल पर बैठी, उनके पैर में चिपक गए परागकण वापस दूसरे पुष्प पर, या फिर वायु के द्वारा, जल के द्वारा, जो बाह्य वातावरणीय कारक है उसके द्वारा क्या होगा कि परागकण है वो उड़कर किस पे आ जाएंगे, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर। और यहाँ पर क्या होता है, एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो क्या करेंगे, परागकण इसके ऊपर चिपक जाएंगे, परागकण इसके ऊपर चिपक गए। अब ये परागकण यहाँ पर चिपकेंगे और चिपकने के बाद क्या होगा कि एक इस परागकण से चिपकने के बाद एक पराग नलिका का निर्माण होगा। ये देखो, ये जो नली की नली बनी है, ये जो नलिका नुमा संरचना है ये क्या कहलाएगी, पराग नली। क्या कहलाएगी, पराग नली। और इस पराग नली के माध्यम से ये जो परागकण था ये कहां पर आ जाएगा, परागकण इस स्त्री केसर के अंडाशय में आ जाएगा। और अंडाशय में क्या होगा कि ये आपस में मिलेंगे, मकरंद ये आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद क्या होगा, निषेचन। क्या होगा, निषेचन होगा। मादा युग्मक नर युग्मक आपस में मिल गए और मिलने के बाद क्या होगा, निषेचन होगा। निषेचन के बाद बीज का निर्माण हो जाएगा और धीरे धीरे बीज के बाद में क्या होगा, बीज से अंकुरण करके नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। तो सामान्य आपको पूछे कि पुष्प में जनन को समझाइए, तो आंसर कैसे लिखोगे कि पुष्प के मुख्यतः निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला क्या, बाह्य दल, फिर पंखुड़ियाँ, फिर स्त्री केसर और पुंकेसर। स्त्री केसर मादा जन्नांग होता है।
पुंकेसर, नर जननांग होता है। आप इनके भाग लिखोगे, स्त्री के स्तर में क्या होगा, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। पुंकेसर में क्या होगा, तंतु होंगे और परागकोश होगा। परागकोश में छोटे छोटे परागकण या परागकण होते हैं। ये परागकण क्या होंगे, वायु या अन्य बाह्य वातावरण के माध्यम से कहाँ पर चले जाएंगे, स्त्री केसर के वर्तिका वाले भाग पर चले जाएंगे। यहाँ पर एक चिपचिपे के पदार्थ के कारण ही क्या होते हैं कि ये परागकण वर्तिका पर चिपकते हैं। वहां से एक पराग नलिका का निर्माण होगा और ये परागकण कहाँ पर चला जाएगा, इस स्त्री केसर के अंडाशय में। और यहाँ पर क्या पाया जाता है, इसका मादा युग्मक। इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, निषेचन या संलयन की प्रक्रिया होगी और बीज का निर्माण होगा। आ गया समझ में। अब हम पढ़ते हैं कि बीज किस प्रकार से बनता है। तो बीज निर्माण की प्रक्रिया में क्या होगा, बीज निर्माण की प्रक्रिया में परागकोश में उत्पन्न परागकण हवा, किसके द्वारा, हवा, पानी, जंतु द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र, स्वपरागण। स्वपरागण किसको बोलते हैं, पुंकेसर और स्त्री केसर उसी फूल पर, जिस पुष्प पर दोनों है उसी पुष्प पर चला जाए तो क्या, स्व मतलब अपने खुद के ही पुष्प पर क्या हो जाएगा, परागण। स्वपरागण या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर, अगर वो एक पुंकेसर है उसके परागकण दूसरे पुष्प के स्त्री केसर पर जाए तो क्या होगा, पर परागण। क्या होगा, पर परागण पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, पहली प्रक्रिया क्या होगी, परागकोश उड़ के कहाँ पर जाएंगे, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर। परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक का निषेचन होता है। क्या होता है, निषेचन, तथा युग्मज का निर्माण होता है। युग्मज में विभाजन होगा और भ्रूण का निर्माण होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है होकर बीज में बदल जाता है। अंडाशय फल में बदल जाता है तथा फूल के अन्य भाग होते हैं वो झड़ जाते हैं। तो ये जो पुष्प है, इस पुष्प के अंदर क्या होगा कि जैसे ही निषेचन की प्रक्रिया होगी ये वाला भाग तो क्या बन जाएगा, फल बन जाएगा और साइड वाले ये सारे जो बाह्य दल है, पंखुड़ियाँ, ये सारी झड़ जाएगी। इस प्रकार फूल से फल का निर्माण हो जाएगा। और फल के अंदर क्या होगा, ये जहाँ पर निषेचन हुआ फल होता है ना, अपन आम वगैरह खाते हैं तो ऊपर तो फल होता है और इसके बीच में क्या होता है, उसकी गुठली होती है। गुठली क्या होती है, बीज। तो जो निषेचन वाले मादा युग्मक और ये तो बनाते हैं बीज, और उसके चारों तरफ ये अंडाशय वाला भाग क्या बन जाएगा, फल, और आसपास के सारे पंखुड़ियाँ वगैरह जड़ के नीचे गिर जाएगी। इस प्रकार से क्या हुआ, बीजाणु या बीज का निर्माण हुआ और हमने पुष्प में जनन की प्रक्रिया को पूरा यहाँ पर पढ़ लिया। अब है मानव में प्रजनन। स्टार्टिंग से हम जब से अपना बायो स्टार्ट की थी 10th क्लास की, मानव में भी पढ़ रहे हैं, पौधों में भी पढ़ रहे हैं, मानव में भी पढ़ रहे हैं, पौधों में भी पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे मानव में प्रजनन। अब किस में पढ़ना है, मनुष्य में अपन को प्रजनन पढ़ना है। लेकिन इससे पहले अपन को किशोरावस्था के बारे में पढ़ना है कि अपन पैदा होते ही जो मानव होता है उसमें जन्म से क्या होते हैं, जो वो जनन करने के गुण नहीं होते। जब अपन 13 साल या किशोरावस्था में प्रवेश करते तभी जो मानव है उसके अंदर क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। जन्म से उसमें युग्मक बनने स्टार्ट नहीं तो होते, उसमें जननांग तो होते हैं लेकिन उनसे युग्मक का निर्माण नहीं होता है। जब वो किशोरावस्था में आ जाते हैं तभी उसमें युग्मक जैसे शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होना स्टार्ट होता है। मानव में लैंगिक जनन, तो मानव में लैंगिक जनन करना है उसके लिए सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, जवान होना पड़ेगा या यौवना आरंभ जब उसमें स्टार्ट होगा तभी तो युग्मक बनेंगे और जनन की प्रक्रिया होगी। तो लैंगिक परिपक्वता या यौवनारंभ, तो जब जीवन का वह काल जब नर में किसका, शुक्राणु का, ये क्या है, नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा में अंड कोशिका का निर्माण हो जाता है। किशोरावस्था की इस अवधि को यौवना आरंभ कहते हैं। तो यौवना आरंभ कब होगा, जब नर में किसका निर्माण होना स्टार्ट हो जाए, शुक्राणु या नर युग्मक का, और मादा में किसका निर्माण होना स्टार्ट हो जाए, अंडाणु का निर्माण होना स्टार्ट होना जाए। अब यौवना आरंभ आता है तब क्या क्या परिवर्तन होंगे कि आपने देखा होगा कि जब अपन 13 साल के हो जाते हैं, टीनेज में आ जाते हैं, तब क्या होता है कि
कुछ गुण तो ऐसे होते हैं जो लड़कियों में भी होगी लड़कों में होगी, दोनों में समान होंगे, लेकिन कुछ गुण बदलाव क्या होंगे जो लड़कियों में हो रहे हैं लेकिन लड़कों में नहीं होंगे। जैसे कि किशोरम एक समान गुण, दोनों में समान क्या बदलते हैं, कांख, हाथ के नीचे वाले बगल वाले भाग तथा जन्नांग के पास गहरे बालों का उगना। उसके बाद त्वचा का तेली होना, त्वचा क्या होगी, तेली हो जाएगी और मुहासे निकलने लगते हैं। तो दोनों में समान गुण क्या हो जाएंगे कि काख व जन्नांगों के भाग वाले प्यूबिक एरिया में बालों का उगना और त्वचा का तेली होना और मुहासे का निकलना। उसके बाद लड़कियों में क्या होता है कि स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है, रजोध्रम या मासिक चक्र स्टार्ट होने लगता है। रजोध्रम कैसे स्टार्ट होता है, रजोध्रम की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। रजोध्रम को मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं। लड़कों में क्या हो गए, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने लगती है और आवाज़ क्या होती है, भारी होने लगती है। लड़कों की आवाज़ कैसे होगी, भारी, और लड़कियों की पतली होने लगती है। उसके साथ साथ ही लड़कों में क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होगा, हार्मोन, और इसमें एस्ट्रोजन। इन्हीं के कारण क्या होती है, किशोरावस्था में शरीर में बदलाव होने लगते हैं। तो यौनारंभ क्या होता है, जीवन का वह काल जिसमें क्या होगा कि पुरुषों में शुक्राणु युग्मक का निर्माण और मादा में अंडाणु युग्मक निर्माण प्रारंभ हो जाए, वही क्या कहलाएगी, यौनारंभ कहलाएगी। अब हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र। अब जनन के लिए नर और मादा आपस में भागीदारी के द्वारा जनन करते हैं। तो सबसे पहले इनके जन्नांग के बारे में पढ़ेंगे, नर जनन तंत्र। इसकी संरचना आप देखोगे तो नर जनन तंत्र में जो ये वाला भाग होता है, यहाँ पर पाए जाते हैं अपने वृक्षण। तो वृक्षण होते हैं वो नर में प्राथमिक जनन अंग होते हैं। कैसे, प्राथमिक जनन अंग। और इस वृक्षण से ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावित होता है। हमने जो अगले वाला पार्ट पढ़ा था उसमें अपन ने जो ग्रंथियां पढ़ी थी उसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां, उसमें हार्मोन्स वाला पढ़ा था, तब वृक्षण के बारे में पढ़ा था। तो प्राथमिक जो जनन अंग है वो क्या कहलाते हैं, वृक्षण। और ये वृक्षण एक थैलीनुमा संरचना में होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, वृक्षण कोश। चमड़ी की एक थैलीनुमा संरचना में होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, वृक्षण कोश। और जो मानव में जो वृक्षण होते हैं वो उदर गुहा अपने पेट से बाहर की तरफ लटके हुए होते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे जो शरीर का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर पर जो शुक्राणु है, इस टेम्परेचर पर शुक्राणु का जनन होना संभव नहीं है। इसके लिए थोड़े कम तापमान की आवश्यकता होती है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसी कारण ये देखना वृक्षण कहाँ पर स्थित है, अपने उदर गुहा के बाहर स्थित है। अब इस वृक्षण में क्या होगा कि इस वृक्षण में किसका निर्माण होगा, शुक्राणु का। किसका निर्माण होगा, शुक्राणु का निर्माण होगा। और ये शुक्राणु यहाँ पर किस में आ जाएंगे, अधिवृक्षण में। और यहाँ से ये शुक्राणु, ये नलिका निकल रही है, इस नलिका के माध्यम से कहाँ पर चले जाएंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे। और इसको क्या बोलते हैं, इन नलिकाओं को शुक्रवाहिनी क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी बोलते हैं। ये शुक्रवाहिनी आकर यहाँ पर शुक्राशय में आ जाती है। ये वाला भाग क्या है, शुक्राशय कहलाता है। इस शुक्राशय के पास में यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि। ये प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय से क्या निकलता है, द्रव निकलता है। क्या निकलता है, द्रव। इस शुक्राशय से शुक्र द्रव निकलता है। क्या निकलता है, शुक्र द्रव। और इस प्रोस्टेट ग्रंथि है, यहाँ से भी एक द्रव निकलता है। ये दोनों आपस में द्रव मिलते हैं तब सीमन का निर्माण करते हैं। और ये द्रव आपस में मिलके क्या करेंगे कि जो शुक्राणु है उनको चलने के लिए एक तरल माध्यम की आवश्यकता होगी। तो ये जो शुक्र द्रव और प्रोस्टेट ग्रंथि, इनसे जो द्रव निकलता है ये क्या करेंगे कि इन शुक्राणुओं को चलने के लिए माध्यम प्रदान करेंगे, तरल माध्यम प्रदान करेंगे। तो शुक्राणु पैदा कहाँ पर हुए थे, यहाँ पर अपने वृक्षण में। वहाँ से होते हुए कहाँ पर गए, इन शुक्रवाहिकाओं में गए। शुक्रवाहिका से कहाँ पर आ गए, शुक्राशय के पास में। शुक्राशय में से क्या निकला, शुक्र द्रव। और प्रोस्टेट ग्रंथि यहाँ पर है, यहाँ से भी क्या निकला, प्रोस्टेट ग्रंथि। अब ये देखो यहाँ पर अपना जो मूत्राशय वाला भाग है, ये मूत्राशय वाले भाग से ही ये नलिका निकले, मूत्र मार्ग। और ये जो अपनी शुक्रवाहिनी है ये भी आकर कहाँ पर अटैच हो रही है, मूत्र मार्ग में।
और मूत्र मार्ग से होते हुए ये यहाँ पर आते हैं। जब संकलन की प्रक्रिया होती है या मैथुन की प्रक्रिया होती है तब क्या होता है कि ये शुक्राणु है वो यहाँ से निकलते हुए कहाँ पर आ जाते हैं, मूत्र मार्ग में आ जाते हैं। इस मूत्र मार्ग के यहाँ पर ये जो पेशियाँ होती हैं, इन पेशियों में क्या होता है कि संकलन के समय ये पेशियाँ फूल जाती है, तो ये क्या है, स्तंभन उत्तक होते हैं और यहाँ से होते हुए ये शुक्राणु शीशन मार्ग से होते हुए बाहर निकल आते हैं। तो इस और ये शुक्राणु का निषेचन किस में हो जाएगा, मादा है उसके शरीर में हो जाएगा। तो शुक्राणु कहाँ पर बनेंगे, वृक्षण में। कहाँ पर बनेंगे, वृक्षण में शुक्राणुओं का जन्म होता है। जब वृक्षण अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो इसमें सटोली कोशिकाएं होती है, लीडिंग सेल्स होती है, जो क्या करती है, शुक्राणु को उत्पन्न करती है और उनको पोषण प्रदान करती है। वहां से कहाँ पर जाएंगे, अधिवृक्षण में जाएंगे शुक्राणु, और अधिवृक्षण से शुक्रवाहिनियों के द्वारा कहाँ पर आ जाएंगे, शुक्राशय के पास। शुक्राशय से इसमें से क्या निकलेगा, शुक्रद्रव। पास में क्या थी, प्रोस्टेट ग्रंथि, इससे भी एक द्रव निकलेगा। ये आपस में मिलकर क्या करेंगे, शुक्राणुओं को तरल माध्यम प्रदान करेंगे। वहां से होता हुआ मूत्र मार्ग के माध्यम से निषेचन के समय शुक्राणु कहाँ पर चले जाते हैं, मादा शरीर के अंदर चले जाते हैं। एक बार फिर से आप देखिए, ये है वृक्षण। वृक्षण कहाँ पर होते हैं, उदर गुहा के बाहर एक थिलोमस संरचना में होते हैं। क्यों, क्योंकि शुक्राणु के निर्माण के लिए कितने 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। उसके बाद यहाँ से बनकर कहाँ पर चले जाएंगे, अधिवृक्षण में। अधिवृक्षण से शुक्र वाहिकाओं के द्वारा कहाँ पर, इन नलिका के माध्यम से आ जाता है शुक्राशय के पास। शुक्र द्रव, प्रोस्टेट द्रव ये आपस में मिलेंगे और तरल माध्यम प्रदान करते हुए जब संकलन की प्रक्रिया होगी शुक्राणु का कहाँ पर चले जाएंगे, मादा शरीर के अंदर। अब जो शुक्राणु की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, ये इसका मुख होता है और ये पीछे वाला भाग टेल कहलाता है या पूंछ वाला भाग कहलाता है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो इसको चलने के लिए क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और जो अंडा होता है वो इस वाले भाग पर इसके होता है। मादा शरीर में क्या होता है, अंडाणु, और ये शुक्राणु का सिर्फ ये आगे वाला भाग यहाँ पर आएगा और ये वाला यह भाग इतना प्रवेश करेगा और इस अंडे को इसके अंदर छोड़ देगा, बाकी वाला भाग बाहर ही रहता है। तो इस प्रकार से नर जननांग हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब देखो पढ़ते, सबसे पहला क्या था, वृक्षण। कौन कौन से भाग थे, ये देखो सबसे पहला क्या है, वृक्षण। तो वृक्षण है, वृक्षण उदर गुहा के बाहर वृक्षण कोश में, किसमें, वृक्षण में कोश में जो थैलेनुमा संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं, वृक्षण कोश में उपस्थित होते हैं। वृक्षण कोश तापमान, वृक्षण कोश का जो तापमान है तुलनात्मक रूप से कम होता है, जो शुक्राणुओं के बनने के लिए आवश्यक है। नर युग्मक कौन से हैं, शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं तथा वृक्षण ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है। तो वृक्षण के बारे में अपन को क्या क्या याद रखना है, वृक्षण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। क्यों, क्योंकि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की आवश्यकता शुक्राणु जनन के लिए होती है। काम क्या करेंगे, शुक्राणु का जनन करना। उसके बाद वृक्षण से क्या, एक अंतःस्रावी भी ग्रंथि है, तो वृक्षण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब ये हार्मोन जो निकलता है इसके काम क्या क्या है, तो सबसे पहले जो शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण करना। उसके बाद लड़कों में जो यौन आरंभ में जो परिवर्तन होते हैं, अपने जो यौन आरंभ में परिवर्तन देखे, लड़कों में मूंछ का आना, दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, ये सारे किसके कारण होता है, इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही होता है। उसके बाद है शुक्रवाहिनियां। शुक्रवाहिनियां कौन सी, ये आप देखोगे, ये नलिका क्या कहलाती है, शुक्रवाहिनियां। तो शुक्रवाहिनियां क्या करेगी, ये शुक्राणुओं को वृक्षण से शीशन तक पहुंचाती है। फिर है मूत्र मार्ग, ये मूत्र तथा वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है। बाहरी आवरण के साथ इसे शीशन कहते हैं। संबंधित ग्रंथियां, अब कौन कौन सी ग्रंथियां, 2, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि। शुक्राशय ग्रंथि, यहाँ से क्या निकलेगा, शुक्रद्रव। प्रोस्टेट ग्रंथि, यहाँ से भी एक द्रव निकलेगा। अपने स्त्राव शुक्रवाहिनियों में डालते हैं। इन्होंने अपना स्त्राव कहाँ पर डाला, ये देखो, ये यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये शुक्राशय, ये प्रोस्टेट ग्रंथि, इन दोनों ने अपना स्त्राव कहाँ पर डाला, शुक्र वाहिकाओं में। शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। इन दोनों का जो तरल है वो क्या करेगा, सीमन बनाएगा या तरल माध्यम प्रदान करेगा। यह माध्यम उन्हें
पोषण प्रदान करेगा। शुक्राणुओं को पोषण कौन प्रदान करता है? शुक्र द्रव और प्रोस्टेट द्रव, उनके स्थानांतरण में भी सहायता करता है। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्त्राव मिलकर वीर्य बनाते हैं। तो वीर्य में क्या क्या आ जाएगा कि एक तो शुक्राणु आ गए इसके अंदर, साथ में शुक्र द्रव और प्रोस्टेट ग्रंथि से निकला द्रव। तो इस प्रकार से क्या होगा कि शुक्राणुओं का निर्माण होगा, वो वृक्षण से जाएंगे शुक्र वाहिनियों में, शुक्र वाहिनी से शुक्र वाहिकाओं के द्वारा जाएंगे शुक्राशय के बाद शुक्र द्रव उसमें मिलेगा, प्रोस्टेट ग्रंथि से प्रोस्टेट द्रव मिलेगा, ये उसको तरल माध्यम प्रदान करेंगे तथा उसको शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करेंगे। वहां से संकलन के समय का शीशन से द्वारा क्या हो जाएगा, शरीर से बाहर निकल जाएंगे और मादा के शरीर में प्रवेश करेंगे। तो इस प्रकार से ये देखो, ये है वृक्षण की अपनी संरचना, ये वृक्षण का भाग है, यहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है और ये इसके अंदर लीडिंग सेल और सर्टेली कोशिका होती है जो क्या करती है, जो शुक्राणु का निर्माण करती है। उसके बाद ये वाला जो भाग है ये अपनी अधिवृक्षण ग्रंथियां है, यही से हार्मोन स्त्रावित होता है। उसके बाद ये यहाँ से शुक्र वाहिनियां निकलती हैं। तो इस प्रकार से हमने नर जननांग है उसको पूरा पढ़ लिया। तो आज हमने अध्ययन किया पुष्पोमय जनन को और नर जननांग को। इसके जो अगले वाले भाग में हम पढ़ेंगे मादा जननांग को पढ़ेंगे, उसके साथ साथ ही जनन की प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे शिशु का निर्माण होता है, कैसे बच्चा बनता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य में हम पढ़ेंगे कि गर्भधान को रोकने की कौन कौन सी विधियां है, इन सब का अध्ययन हम आने वाली क्लास में करेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अरावली पाठशाला से जुड़ जाइए ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर आपको मिलते रहे और अपना पाठ्यक्रम आप अच्छे से पूरा कर ले। धन्यवाद।